Hello students, welcome to the another lecture of your structure of atom. So लास्ट क्लास जो हमने आपको पढ़ाया था वो बेसिकली हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ाया था और कुछ कुछ वेवलेंथ के बारे में बताया था और हमने उनके ही कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे. सो इन दिस क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हम यहाँ पर लास्ट क्लास में जो आपका एक मैंने आपको यार लास्ट क्लास में आपको एक न्यूमेरिकल समझाया था. इफ यू रिमेंबर, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स टू N2, ये वाला आपको न्यूमेरिकल समझाया था. तो इसमें हमने क्या बताया था कि एनर्जी क्या हो रही है. हमने पूछा था आपको फाइंड द एनर्जी एंड द वेवलेंथ ऑफ जो एमिटेड रेडिएशन, जो रेडिएशन एमिट हुई है उसकी हमको एनर्जी और वेवलेंथ बताने को कहा गया था. ठीक है. सो इन दिस क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी कि ये जो हमने वेवलेंथ वगैरह सब निकाली थी, हम एक रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि एक्चुअली होता क्या है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक सेल से. मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन अपनी N2 शेल में है और वो N2 से N1 में आया. ठीक है. तो अगर वो जंप करता है तो क्या होता है. ठीक है. उस केस में N2 से N1 की तरफ आया, जैसे हमने पढ़ा था राइट कि ये नंबर ऑफ सेल्स पढ़े थे. जैसे हमने कहा था ये N1 है, ये N2 है. N2 से जब N1 की तरफ आया तो एक्चुअली होता क्या है. सो विल ड्राइव एन रिलेशनशिप जिसकी वजह से बहुत आसान हो जाएगा हमारा ये जो लैम्डा की वैल्यू निकालना. ठीक है. कोई भी इक्वेशन के लिए. सो बेसिकली क्या होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम N2, मान लो आपके N2 शेल से ऑर्बिट से N1 से. ठीक है. N इज टू 2 टू N इज टू 1 से. तो क्या होता है वो एनर्जी एमिट करता है जो कि हमने माना था उसको डेल्टा ई. राइट. जो एनर्जी एमिट करता है उसको हमने डेल्टा ई माना था और डेल्टा ई इज इक्वल्स टू EN मतलब एनर्जी ऑफ N2 शेल माइनस एनर्जी ऑफ N1 शेल, ये होता था. ठीक है. हमें पता है ये जो एनर्जी एमिट हो रही थी, वो एनर्जी जो एमिट हो रही थी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, ये इसका न्यूक्लियस था. ठीक है. पॉजिटिव. और ये इसकी शेल थी. इलेक्ट्रॉन जब N2 से N1 की तरफ आया था तो उसने एक एनर्जी को एमिट किया था. ठीक है. ये जो एमिट किया था इट्स व्हाट इट इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एमिट जो किया था इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो क्या थी, वो कुछ नहीं थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और वो जो एमिशन था दैट इज व्हाट, उसकी वैल्यू क्या थी, डेल्टा HC बाई लैम्डा. क्या थी, HC बाई लैम्डा. और हमने क्या कहा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी N2 शेल से N1 की तरफ आया तो उसके बीच की जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या है आपकी, डेल्टा ई. और यही जो एनर्जी जब N2 से N1 की तरफ गया तो एमिट भी किया इसने एनर्जी, और वो एनर्जी क्या हुई, HC बाई लैम्डा. ठीक है. एमिट यही कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों टर्म इक्वल हो गए. राइट. ये दोनों टर्म इक्वल होंगे. एज क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एज डेल्टा ई इज द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम, डेल्टा ई क्या है आपकी एनर्जी एमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N2 से N1 की तरफ जंप कर रहा था तब. एंड दिस एनर्जी इज चेंज इनटू रेडिएशन. और वही एनर्जी हमने कहा है कि वो एनर्जी ही रेडिएशन में चेंज हो गई है. और हमको पता है रेडिएशन की एनर्जी क्या होती है, HC बाई लैम्डा. ठीक है. HC बाई लैम्डा होती है. नाउ व्हाट दिस HC बाई लैम्डा, आपको पता है EN की वैल्यू क्या होती है. ठीक है. इस EN की वैल्यू मतलब हमको पता है EN की वैल्यू एनर्जी की क्या थी, EN इज इक्वल टू माइनस 13.6 Z² N² होती है. ठीक है. Z² N². अब ये Z² N² है तो हमने इसको यहाँ पर पुट किया EN2 की वैल्यू माइनस 13.6 Z² N2² माइनस, यहाँ पर एक माइनस है, पहले से इसकी वैल्यू N1 की भी माइनस ही आएगी एनर्जी की, यहाँ पे Z² आ जाएगा, यहाँ N1² आ जाएगा. आपको पता है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, HC लैम्डा. क्या करेंगे, HC लैम्डा इज इक्वल्स टू 13.6 और आपका ये Z² हम कॉमन ले लेंगे. क्या ले लेंगे, ये देखो यहाँ पर भी कॉमन है Z², यहाँ पर भी आपका, यहाँ पर भी 13.6 Z² और यहाँ पर भी 13.6 Z². ये दोनों कॉमन है तो हमने इसको ले लिया कॉमन, क्योंकि N2 है, यहाँ पे N1 है, ये तो नीचे वाली टर्म कॉमन नहीं है तो हमने कॉमन टर्म को बाहर ले लिया. तो हमने क्या देखा, ये क्या होगा, माइनस 1/N² प्लस ये क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 बाई क्या होगा आपका N1². ये हो गया. अब इसको N1 को पहले लिख लो, इसको माइनस लिख लो, तो क्या हो गया, HC लैम्डा 13.6 Z² दैट इज इक्वल्स टू N1 डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसको N बोलूँ तो आई एम रियली सॉरी, 1 डिवाइडेड बाई N1² माइनस 1 डिवाइडेड बाई N2². ये हो गया आपका फॉर्मूला. ठीक है. अब आपको क्या चाहिए, देखो यहाँ पर फॉर्मूला से लैम्डा आपको वेवलेंथ मिल रही है. आपने जो अलग से शॉर्टकट निकाला था यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर आपने जो वेवलेंथ के लिए शॉर्टकट निकाला था, आप देखो इस फॉर्मूले से भी आपको जो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो रहा है इससे भी तो आपको वेवलेंथ मिल रही है. राइट. अगर ये HC, इस HC को डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ. ठीक है. या फिर ये बोल दो HC को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो. ठीक है. ये भी बोल सकते हो, तो ये कट जाएगा. या फिर इस HC को डिनोमिनेटर में ले आओ तो 1 बाई लैम्डा क्या होता है, 13.6 Z² और ये तो आपका एज इट इज यहीं पे आ जाएगा.
ये आपकी 1/λ की इक्वेशन हो गई। अब आप एक चीज अच्छे से देखो, ये 13.6 Hc और ये Z को छोड़ दो, ये इतनी टर्म जो क्या है आपकी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, ये इतनी टर्म आपकी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू डिफरेंट नहीं हो रही, तो हम क्या मान लेते हैं, इस पूरे टर्म को हम मान लेते हैं R, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम R, क्या मान लेते हैं R, तो 1/z, इसको मान लिया, ये पूरे टर्म को मान लिया R, Z² 1 डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई N2 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो हुआ ये बेसिकली क्या हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्या हो गया, ये आपका हो गया फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब ये जो R लिया था हमने, ये R किसके बराबर है, R इज इक्वल टू 13.6 Hc, और इस R को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है, ये वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। जो वैल्यू आपको याद करनी है वो मैं आपको बताऊंगी कौन सी वैल्यू आपको याद करनी है, बस अभी तक के लिए आप ये याद रखो कि ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, जो वैल्यू होगी वो मैं आपको समझाऊंगी। तो अभी तक आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि आपको वेवलेंथ के लिए अगर बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वहां से वहां जंप मार रहा है, तो आप मान सकते हो जो उसकी एनर्जी इमिट हो रही है वो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बराबर होगी, तो उसके हिसाब से आप इक्वेशन को पुट कर दोगे और यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू लिख दोगे, यहाँ पर दूसरी एनर्जी की वैल्यू लिख दोगे, और दोनों को सॉल्व करके आप लैम्डा वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल लोगे, ठीक है, और आपका फाइनल जो फॉर्मूला आ गया वो इस फॉर्मूले को क्या बोला, फॉर्मूला ऑफ एब्जॉर्प्शन, सॉरी फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला। अब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपको फर्स्ट स्पेक्ट्रम के बारे में बताना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर, हमारा थोड़ा रफ पेज है तो हम यहाँ पर बता देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप एनर्जी और ये आपकी स्पेक्ट्रम है, ठीक है, 1 2 3 4 देन ऐसा 5, ये एनर्जी है। धीरे धीरे जब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो भी कम होता जा रहा है। देखो ये आपका मान लिया N1 हो गया, ये हो गया आपका N2, ये हो गया आपका N3, ये हो गया आपका N4, और ये सबसे लास्ट में ऊपर जा जाके ये आपका N इंफिनिटी हो गया, ठीक है। तो जो भी रेस N2 से इसकी तरफ आएंगी वो क्या होंगी, N2 से भी कुछ रेस यहाँ पर N1 पे गिरेंगी, N3 से भी रेस गिरेंगी, N4 से भी गिरेंगी, N इंफिनिटी से भी गिरेंगी। जब रेस आपकी आके कोई भी पॉइंट से आके N1 पे गिरती हैं तो वो इस N1 को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लाइमन, क्या बोलते हैं, लाइमन। एंड ये जो सीरीज बनती है, सेट ऑफ सीरीज, उसको क्या बोलते हैं हम, लाइमन सीरीज, क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, इसको हम लाइमन सीरीज बोल देते हैं, ठीक है। सो हम अब डिटेल में स्टडी करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो आप ये देखो, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सो इस डायरेक्शन में हमने क्या समझा, इस डायरेक्शन में आपकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब आप देखो ये जो है इसको हमने N1 माना, इसकी एनर्जी कितनी होती है आपको पता है, सबसे पहले ये एक्चुअली में तो क्या है, ऐसा ही है ना, प्लस ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, ये N3 हो गया, ये N4 हो गया, तो ये एनर्जी लेवल्स हैं शेल की, ठीक है। और इसको K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, O P Q R और ये N। सबसे पहले देखो N की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर N की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पर N की वैल्यू क्या है, 3 है। N की वैल्यू 4 है। N की वैल्यू इन्फिनिटी है। तो एनर्जी कितनी होती है यहाँ पर, ये देखो ये माइनस होगा, ये मैंने माइनस में लगाया, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर एनर्जी कितनी है, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर एनर्जी कितनी है, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। नाउ अब ने क्या बोला, जब n इज इक्वल्स टू 1, ये जो n इक्वल्स टू 1 पर व्हेन रेस फॉल बैक ऑन दिस, अब क्या होगा, जैसे एटम एक्साइट, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर था, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वो गया इस 2 पे, वापस आ गया 2 से वापस इस पे, फिर इलेक्ट्रॉन इस पे था, वो इस 3 पे गया, वापस आके एक्साइटेड होके वापस आ गया फिर से फर्स्ट पे N1 पे, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके 4th पे गया, वापस आ गया फिर से इस पे। मींस इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से फर्स्ट शेल पे, सेकंड शेल पे गया, वापस आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये भी थर्ड वाला भी इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट सेल में था और थर्ड पे गया, थर्ड से आ गया फर्स्ट पे वापस। वैसे ही 4th वाला भी आपका गया, वापस आ गया, वैसे ही इन्फिनिटी से भी आपका वापस आ गया। तो ये जो जितनी भी आपकी रेडिएशन, जो इलेक्ट्रॉन था आपके फर्स्ट शेल में था और वो एमिटेड होकर वापस फर्स्ट शेल में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, N1, और उसी को हम बोल रहे हैं लाइमन। क्या बोल रहे हैं, व्हेन रेस फॉल बैक ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, जब भी जितनी रेज हैं वो सब इसी लाइन पे फॉल बैक हो रही हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइमन। और ये जो सीरीज ऑफ लाइंस दे रही हैं उसको हम बोलते हैं बेसिकली लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। अब आप देखो एक चीज,
जैसे जैसे ये जो नंबर्स हैं इसके ऊपर अभी आप मत ध्यान दो, ये मैं आपको समझाऊंगी कैसे हो रहा है। तो बेसिकली अगर आपका N4 से भी आ रहा है यहाँ पे और यहाँ इस N1 पे आके रुक रहा है, मतलब N1 पे आके रुक रहा है, तभी इसको हम लाइमन सीरीज कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये 4 से आ रहा है और ये यहाँ पर रुक गया, N2 पे रुक गया, नहीं, उसको हम कोई और सीरीज बोलेंगे, उसका नाम हम बताएंगे आपको लेटर, ठीक है। अगर ये N1 सीरीज पे आके रुक रहा है तो आपका लाइमन सीरीज है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, फॉर हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट लैम्डा, क्या पूछा है आपको, वेवलेंथ, लैम्डा क्या है आपका वेवलेंथ, व्हेन इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम N2 टू N1, क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन आपका डी एक्साइट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट होके N2 पे पहुंच गया, अब वो डी एक्साइट होके N2 से N1 पे आया, तो हमको क्या निकालना है, हमको वेवलेंथ निकालना है जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 की तरफ आया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब वो रेडिएशन के फॉर्म में तो एमिट क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन, वो जो रेडिएशन, हमको वेवलेंथ निकालनी है उस रेडिएशन की जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 की तरफ आया। तो हमको पता है हमारे पास फॉर्मूला है 1/λ दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, R(Z²) डिवाइडेड ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई n² माइनस 1 डिवाइड बाई n2²। हमको पता है यहाँ पर N1 जो आपका N1 क्या है, आपका N1 तो यहाँ पर हमेशा आप मान लो 1 ही होगा, क्योंकि N1 ये आपका 1 ही रहेगा हमेशा, इसी पे तो आके गिरेंगे, तो N1 आपका क्या है, फर्स्ट 1 ही रहेगा। N2 क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 2 से 1 की तरफ आ रहा है, 1 तो आपका बेस हो गया, ठीक है, N1 हो गया, 2 से आ रहा है तो ये N2 आपका 2 हो गया, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला है RZ, और ये आपको किसमें पूछा है, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है, हमेशा हाइड्रोजन एटम के लिए पूछेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आपकी Z की वैल्यू कितनी हो जाती है, आपकी हो जाती है 1, तो यहाँ पर Z की वैल्यू को 1 रख दिया, N1 की वैल्यू को 1 रख दिया, 1 थी, N2 की वैल्यू को 2 रख दिया, स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व किया, R 1² का 1 ही आ जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाई 1² आपका 1 ही आ जाएगा, देन ये 4 1/4 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 1/4 हो गया। नाउ जब ये 1/4 हो गया तो देखो 1/λ इज इक्वल्स टू व्हाट, R1 माइनस 1/4, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमने क्या देखा, 1/λ इज इक्वल्स टू R, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 तो मल्टीप्लाई 1 ही हो जाएगा, तो ये इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस 1 दैट इज 3/4, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको वेवलेंथ चाहिए, क्या चाहिए, लैम्डा, क्या चाहिए लैम्डा, तो लैम्डा को इक्वेट कर दो इस इक्वेशन को, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4, ये आपका ये लैम्डा इधर आएगा तो ये आपका 3 नीचे चल जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4/3 क्या हो गया आपका R हो गया, क्या हो गया 4/3R। अब आप लैम्डा लिखो, 4/3 लिखो इनटू 1/R, और ये जो 1/R होता है इसकी वैल्यू होती है 911, ये एकदम याद कर लो। आपको जब भी, मैंने बोला था ना आपको R की वैल्यू याद नहीं करनी है, R की वैल्यू याद करनी है, आपको 1/R की वैल्यू याद करनी है, हर जगह आपको 1/R की वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी। तो जो 1/R की वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, 9 कितनी होती है, 911 एंगस्ट्रॉम, कितनी होती है 911 एंगस्ट्रॉम। तो अब आपको इसकी जगह पे 911 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो, और अगर आपका कैलकुलेशन कुछ यहाँ पर ऐसा आ रहा है तो आप इसको 912 कर सकते हो, 910 भी कर सकते हो, एज पर द कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है, आप कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन, बट इसकी वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर 911 एंगस्ट्रॉम डाल दिया, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम डाल दिया, और इसको यहाँ पे 3 था ताकि ये मल्टीप्लाई हो जाए ये नंबर, इसलिए हमने इसको अप्रोक्सीमेटली 912 मान लिया, क्या मान लिया 912 मान लिया। तो सॉल्व करके अप्रोक्सीमेट जो आंसर आया 1216 एंगस्ट्रॉम, क्या आया आपका वेवलेंथ 1213 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या हुआ, हैंस N2 टू N1, जो N2 से N1 की तरफ जो लाइन आई है वो आपकी फर्स्ट लाइमन स्पेक्ट्रम होगी, क्या होगी, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ये लाइमन सीरीज है ना, सब तो N1 पे आके गिर रही है, तो ये जो लाइन हुई फर्स्ट लाइन हो गई। यहाँ पे क्या लिखा है, N2 से, जब आपकी रे N2 से N1 की तरफ फॉल करेगी तो वो क्या होगी, फर्स्ट लाइन ऑफ व्हाट, लाइमन सीरीज, क्या होगी, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हो जाएगी वो आपकी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके। सो इसको क्या बोलते हैं हम, वन सेकेंड, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। सो आपको लैम्डा की वैल्यू निकल गई, तो आपने ये समझ लिया कि यहाँ से जब N2 से आपके N1 की तरफ आया तो आपका जो वेवलेंथ हुई एनर्जी की, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ उसकी वेवलेंथ कितनी हुई, 1216 एंगस्ट्रॉम, कितनी 1216 एंगस्ट्रॉम हो गई, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, ये हमने मान लिया जब N2 से N1 की तरफ आ रहा है तो वो हमने मान लिया ये होता है आपका फर्स्ट लाइमन सीरीज, क्या होता है, फर्स्ट लाइमन सीरीज होता है। नाउ पूछा है
कैलकुलेट लैम्डा फॉर n3 to n1। अब क्या कर रहा है, अब बोल रहा है इसी n2, जब हमने n1 के लिए निकाला था वैसे ही n2 के लिए निकाला था, अब हम n2 से n1 की तरफ, n1 की तरफ ही आएगा कोई भी लाइमन सीरीज के लिए, तो अब n2 से नहीं n3 की तरफ से आ रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, 1 बाई लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1, n1 तो आपको पता ही 1 ही रहेगा, यहाँ पर n1 आपकी हमेशा 1 रहेगी, n2 आपका 3 है क्योंकि अब 3 से आ रहा है, ठीक है, 3 स्क्वायर कर दिया, 3 स्क्वायर आपका 9 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका 1 जेड तो आपका, क्योंकि सेम क्वेश्चन मतलब हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं तो ये 1 स्क्वायर ही हो गया, तो 1 बाई 1 1 बाई 9, और ये इसको पूरा एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये 8 बाई 9 आ गया आपका, ठीक है। इसमें से आपका आपको 1 बाई लैम्डा है 8 बाई आर 8 बाई 9, तो आपको लैम्डा क्या होगा 9 बाई 8 आर, और अगेन आपके पास 1 बाई आर की वैल्यू है तो आप क्या लिखोगे 9 बाई 8 मल्टीप्लाई 1 बाई आर, और 1 बाई आर की वैल्यू आपकी यहाँ पर आपका 8 आया है, तो इसकी वजह से हमने क्या ले लिया है, वैसे तो वैल्यू कितनी रहती है 9 11 ही रहती है, बट फॉर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने 12 लिख लिया, ठीक है, 12 लिख लिया तो ये कट जा रहा है, और ये सॉल्व करके अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया कितना आपका 1026, क्या आ गया 1026, मतलब 1026 एंगस्ट्रॉम। अब आप देखो ये वैल्यू इस वैल्यू से कम है, राइट, ये वैल्यू ज्यादा थी, ये वैल्यू कम हुई, राइट। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ये लेवल ऊपर से गिर रहा है जैसे, तो इसकी वेवलेंथ कम हो रही है, मतलब जैसे जैसे ट्रांजिशन बड़ा हो रहा है, मतलब ऊपर ज्यादा ट्रांजिशन से गिर रहा है तो इसकी वेवलेंथ कम हो रही है, जितना लंबा ट्रांजिशन होगा उतनी वेवलेंथ कम होगी। ट्रांजिशन मतलब क्या, वहां से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है उस स्टेज से, तो ट्रांजिशन जितना लंबा होगा उतनी वेवलेंथ कम होगी, ट्रांजिशन जितना छोटा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी। ये क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगी, अभी पहले आप यही समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लैम्डा निकाला, इसमें लैम्डा आपका थोड़ा सा स्लाइटली कम आया, इसमें 1026 आया, यहाँ पर 1216 आया था। नाउ इसको जो हम बोलेंगे जब आपका ये n3 होगा, ठीक है, ये जब n3 से टू n1 गिरा, जब रेज आपकी एमिटेड हो रही थी तो उनको हमने कहा सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको क्या बोला सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको कहा था फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। वैसे जब यहाँ पर n4 टू n1 होगा तो हम इसको थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोलेंगे, जब आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा तो फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोल देंगे, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, हमको पता चल गया इससे कम हो रहा है, हम देखते हैं कि ये जो लाइन अगर बहुत ऊपर से आ रहा है, आपका ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बहुत ऊपर से हो रहा है, मतलब मान लो n इन्फिनिटी से हो रहा है, बहुत ऊपर, ठीक है, 3 4 5 6 ऊपर, मान लो इसको इन्फिनिटी मान लिया हमने, बहुत ऊपर है, ठीक है, इन्फिनिटी, लेट इट बहुत लाइन से बीच में, तो इन्फिनिटी मान लिया, इन्फिनिटी से आ रहा है तो क्या हुआ, सो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट लैम्डा फॉर n इज इन्फिनिटी टू n1, इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ रहा है, इन सेम क्वेश्चन में आपको पुट करना है। नाउ ये क्या करेंगे, हम इस पे पुट करेंगे इक्वेशन को, 1 बाई लैम्डा, हाँ 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर होता है, जेड की जगह पे हमारा हाइड्रोजन है 1 हो गया, 1 बाई एन स्क्वायर, एन तो आपका 1 ही है, और 1 बाई n2 स्क्वायर आपका लैम्डा है तो लैम्डा स्क्वायर हो गया। आपको पता है 1 बाई लैम्डा क्या होता है, 1 बाई लैम्डा होता है आपका 0, तो हमने यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो 1 बाई 1 तो आपका 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस 0 तो क्या होगा आपका 1 बाई 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 1 ही होगा, और ये तो 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 तो आपका 1 ही हो गया, ये भी आपका 1 ही है मल्टीप्लीकेशन में, राइट, जिसको भी 1 ले लो तो ये पूरा r हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालें तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाई आर, और 1 बाई आर कितना आ रहा है आपका, 1 बाई आर की वैल्यू तो हमको पता ही है 111 एंगस्ट्रॉम, क्या हो रही है 111 एंगस्ट्रॉम, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, n इन्फिनिटी से जो n1 की तरफ गिर रही है उसको हम बोलेंगे लास्ट लाइन ऑफ व्हाट, लाइमन स्पेक्ट्रम, क्या बोलेंगे, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन स्पेक्ट्रम। अब हमको एक चीज देखनी है कि देखिए जब आपका ये n2 से गिर रहा था तो क्या वैल्यू आई थी, n2 से जब गिर रहा था तो आपकी वैल्यू थी 1216 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1216 एंगस्ट्रॉम। जब यहां से गिरा तो थोड़ी कम हुई 1026 मतलब 1026 एंगस्ट्रॉम। जब इन्फिनिटी से गिरा तो कितनी हो गई 199 एंगस्ट्रॉम, कितनी हो गई 199 एंगस्ट्रॉम हो गई, ठीक है, 199 एंगस्ट्रॉम हो गई आपकी वैल्यू। तो मतलब जितने ऊपर ट्रांजिशन से गिर रहा है वैल्यू उतनी कम हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, जितना बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है उतनी वेवलेंथ कम हो रही है। क्यों हो रही है कम, क्योंकि आप देखो जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम होगी। क्यों कम होगी, हमारे पास फॉर्मूला क्या था एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। एनर्जी जितनी बढ़ेगी वेवलेंथ आपकी उतनी कम होती जाएगी, एनर्जी जितनी बढ़ेगी वेवलेंथ उतनी कम होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो आपकी यहाँ पर एनर्जी बढ़ रही है तो ये सबसे कम एनर्जी के लिए था, तो ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा ही, एनर्जी बढ़ती गई सबसे कम आई, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट, यस वी हैव कंप्लीटेड राइट नाउ। यही एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया समझाया वो लिखते हैं।
फॉर अ वेरी स्मॉल डिफरेंस वेवलेंथ इज कमिंग वेरी लॉन्ग. बहुत छोटे स्मॉल डिफरेंस के लिए वेवलेंथ आपकी बहुत लंबी आ रही है, लॉन्ग आ रही है, बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ. एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, डेल्टा एच. क्योंकि एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी. जितने ऊपर से, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर जितने ऊपर से गिर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी को टच कर चुका है. इस इलेक्ट्रॉन आपकी इस एनर्जी पे था, ठीक है ना, इससे इधर गिर रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी तक पहुंच चुका था. जितनी ज्यादा एनर्जी हो गई है उतनी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम होगी. बहुत हाई एनर्जी से गिर रहा है, ये तो हाई एनर्जी होगी, राइट. ये कम, उससे कम, उससे कम, इसीलिए. तो इसीलिए इसकी जो शॉर्टेस्ट होती है, स्मॉल एनर्जी जब डिफरेंस होगा तो आपका वेवलेंथ क्या होगा, आपकी लॉन्गेस्ट होगी, आपकी लॉन्ग होगी, वेरी लॉन्ग, और यू कैन से कमिंग वेरी लॉन्गेस्ट, और यू कैन से वेरी लॉन्गेस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, इनवर्स रिलेशन. किसके वजह से? बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन बिटवीन व्हाट, एनर्जी एंड वेवलेंथ. किसके बीच में? एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में इनवर्स रिलेशन की वजह से, ठीक है. एंड डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा. क्या? डेल्टा इज एच सी बाई लेमडा. एच सी और देखो एनर्जी इसके बीच में इनवर्स रिलेशन है. अब नाउ हम लाइमन सीरीज, हमको पता चल गया कि जब भी कोई भी ट्रांजिशन आके N1 पे गिरेगा तो आपका क्या होगा, वो उसको हम कहेंगे लाइमन सीरीज, और वी कैन से लाइमन ट्रांजिशन. जब भी कोई ट्रांजिशन, जो भी कोई एनर्जी, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आके आपका N1 पे गिरेगा तो वो जो भी सीरीज बनाएगा, जो भी लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा, वो आपका लाइमन सीरीज कहलाएगी. हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है, तो इसके इस हिसाब से नॉर्मली हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू RZ², 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 होता है, राइट. ये होता है. तो यहाँ पर लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू तो आपको पता है, फिक्स्ड है, 1, हमेशा 1 ही होगी. तो हमने लाइमन सीरीज के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला लिख देते हैं, 1/λ इज इक्वल्स टू RZ² ब्रैकेट 1/1 स्क्वायर माइनस 1/N2. क्या? 1/1 स्क्वायर 1/N2. क्या हो गया? 1/1 and 1/N2. सो यहाँ पर 1 तो हमेशा फिक्स्ड हो जाएगा आपका लाइमन सीरीज के लिए. ना द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी? 911 एंगस्ट्रॉम. ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है आपका? लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन. क्या है? लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन. इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा ऊपर तक पहुंचा, वहां से वो वापस आ रहा है अपने, मतलब उसका लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है. ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां तक वो रीच किया, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी, ठीक है. तो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन. अब लार्जेस्ट, और यू कैन से लॉन्गेस्ट, इसको लॉन्गेस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है. लार्जेस्ट लिखो, लॉन्गेस्ट लिखो. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या है आपकी हाइड्रोजन एटम के लिए? लाइमन सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है 1216 एंगस्ट्रॉम. 1216 एंगस्ट्रॉम. और जो शॉर्टेस्ट, इसको हमने क्या बोला, ये जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है उसकी क्या है? शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन है, क्योंकि वो N2 से गिरा डायरेक्ट, राइट. तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से कि क्या हो रहा है. नाउ विल अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ सम अदर, जो मैं आपको भी बताऊंगी कि किस सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. नेक्स्ट सीरीज के बारे में जो पढ़ने वाले हैं. सो जस्ट इमेजिन, सेम ये आपकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है. यहाँ पे चाहो तो एनर्जी इंक्रीज लिख दो, एनर्जी इज इंक्रीजिंग और एनर्जी इंक्रीज. और ये आपकी N1 ट्रांजिशन स्टेट है, ये N2 है, ये N3 है, N4 है, N इन्फिनिटी मान लो. अब क्या होगा, N2 पे जितनी भी रेस पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइट होकर ऊपर हायर स्टेट में पहुंचे, हायर स्टेट से वापस जब आ रहे हैं, अगर वो N2 पे गिर रहे हैं सारे, N2 पे, ये N3 से N2 पे गिर रहा है, N4 से N2 पे, N5, ये N5 मान लो, N5 से N2 पे, N इन्फिनिटी से N2 पे, मतलब N5. यहाँ पर मैं एनर्जी लेवल नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, बस सब समझ जाओ, सेम ही एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन आइटम की बात ही चल रही है, ठीक है. तो जब ये N2 पे गिर रही हैं, तो उस टाइप पर जो हमारा पर्टिकुलर, उसको लाइन को हम क्या कर रहे हैं? बाल्मर. क्या बोल रहे हैं? इस पर्टिकुलर लाइन को हम बोल रहे हैं बाल्मर, ठीक है. इस लाइन पे सारे लाइंस आके, सारे ट्रांजिशन आके फॉल कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन की रेडिएशन आके फॉल कर रही है, ठीक है, इस वेवलेंथ. और किस वेवलेंथ से गिरी वो हम भी कैलकुलेट करेंगे, बट जब आपकी सब N2 पे गिरे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बाल्मर. और ये पूरी लाइंस की सीरीज हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? बाल्मर सीरीज. सो वही लिखा है N2 व्हेन रेस फॉल्स बैक ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, मतलब N2 पे जब रेस आपकी एक्साइटेड होके ऊपर पहुंच गई हैं, ठीक है, और वापस आपकी N2 पे फॉल कर रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाल्मर. और ये होल सीरीज को क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज. क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज बोलते हैं. नाउ विल सी वन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड. अगर आपको इसी बाल्मर सीरीज में बोल के रखा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन दी बाल्मर सीरीज, बोला है शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ बाल्मर सीरीज में आप, ठीक है.
तो आपको पता है, आपके पास फॉर्मूला है, यहाँ पर आप क्या करोगे, N1 आपको पता चल गया, N1 आपका क्या फिक्स हो जाएगा, N1 आपका 2, क्योंकि आगे वो किस पे गिरेगी, 2 पे गिरेगी, तो आप N1 को 2 फिक्स कर दो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो तभी होगा ना जब कोई चीज इंफिनिटी से गिर रही, हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब होगी, नॉट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब होगी जब ये पार्टिकल इंफिनिटी से आके N2 पे गिरेगा, ठीक है, तभी तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, क्योंकि जितना लंबा ट्रांजिशन, जितनी ज्यादा एनर्जी लग रही है उतना छोटा वेवलेंथ होगा, तो मैंने आपको भी बताया था डेल्टा E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उतना छोटा वेवलेंथ होगा। तो शॉर्टेस्ट के लिए जब ये इंफिनिटी से गिरेगा तो ये N2 क्या होना चाहिए आपका इंफिनिटी, N1 तो आपका 2 हो गया, N2 होना चाहिए आपका इंफिनिटी फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो 1 बाई लैम्डा आर जेड स्क्वायर, और ये आपको हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करना है, तो जेड की वैल्यू 1 होगी, 1 N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया 1 बाई N2 2 स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है जेड की वैल्यू तो 1 हो जाती है, N1 की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर, इन्फिनिटी की वैल्यू 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर, 1 बाई इन्फिनिटी तो आपको पता ही है 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो ये चीज 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये 1/4 हो जाएगा, मतलब आपका R इंटू 1/4 लेमडा। अब आप इसमें से क्या करोगे, लेमडा निकालोगे, ठीक है, R यहाँ पे क्या होगा 1 बाई आपका लेमडा आ गया, क्या आ गया 1 बाई लेमडा आ गया, 1 बाई लेमडा इज इक्वल्स टू R इंटू 1/4, क्या हो गया R इंटू 1/4। अब लेमडा इज इक्वल्स टू 4, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ठीक है, ये नीचे आ गया, 4 ऊपर चला गया, ठीक है, तो 4 बाई R। अब अगेन 4 इंटू 1 बाई R, और आपको पता है 1 बाई R की वैल्यू क्या होती है 119, कितनी होगी 911 एंगस्ट्रॉम, और इसकी वैल्यू निकाली लेमडा की 3644, क्या हुआ 3644, ये आपकी क्या आ गई, ये जो वेवलेंथ आई ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आई, क्या है ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आई। अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के बारे में पूछा था कि आप शॉर्टेस्ट बताओ और आप लॉन्गेस्ट बताओ, ठीक है, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बताओ। सो नाउ विल लुक एज पर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जो हमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के बारे में पढ़ना है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब वो N2 से आए, राइट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तभी होगा ना जब वो N2 से आके आगे, जितना छोटा एनर्जी डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा लंबी वेवलेंथ होगी, एनर्जी जितनी कम होगी उतनी लंबी वेवलेंथ होगी, तो जितना कम छोटा ट्रांजिशन होगा, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगा, उतनी आपकी एनर्जी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन के लिए ये कहां से आएगी, N3 से, ठीक है, वही बोला है लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन मतलब N1 की वैल्यू तो हमारी 2 ही रहेगी, ठीक है, बट N2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3, ठीक है ना। हमको पता है लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या होता है 1 बाई लैम्डा का फॉर्मूला हमारा तो ये होता है ना R जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर होता है, ये होता है। तो N1 हमको पता है 2 है, N2 हमको पता है 3 है, और हमको सेम क्वेश्चन में बोल के रखा था, तो हमको Z की वैल्यू पता है 1 है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R, Z की वैल्यू 1 स्क्वायर, N की वैल्यू 2 स्क्वायर, एंड इधर N2 की वैल्यू 3 स्क्वायर, तो N की वैल्यू 1, ये स्क्वायर 1/4 हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 1/4 हो गया, ये क्या हो गया आपका 1/9 हो गया, ठीक है, और ये R, क्योंकि 1 तो मार्क के साथ मल्टीप्लाई होता है तो R हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ये कितना होता है 4 9 से 36 होता है, इसका एलसीएम लेके 5 बाई क्या हो गया, इसमें से 9 - 4 हुआ तो आपका 5 बाई 36 हो गया है, राइट। ये एलसीएम ऐसे ही तो लेते हैं, आपको पता ही होगा बेसिक है, तो एलसीएम लेना क्या होता है 36 हो गया, ये 9 माइनस ये क्या हो गया आपका 4, राइट, तो कितना होगा 5 बाई ये होगा ना, राइट, ये आपका 9 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर 5 बाई 36 आएगा, राइट, 5 बाई 36 आएगा, तो ये 5 बाई 36 आ गया, ठीक है ना। 5 बाई 36 आ गया, हमने इसको, हमको क्या चाहिए, हमको लैम्डा चाहिए, लैम्डा ऊपर जाएगा, R नीचे आ जाएगा, 36 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 36 बाई 5 1 बाई R, 1 बाई R की वैल्यू हमारी अगेन 111 है, 111 तो है इसकी वैल्यू, और हमने इसको अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो हमने इसको ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो हमने इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मान लिया। मैंने कहा था ना इसकी वैल्यू 111 जरूर है, पर ये एज पर हमारी इक्वेशन हम इसको एडजस्ट करके आंसर निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने के लिए, या फिर 112 लेके इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया 10 एंगस्ट्रॉम ले लिया, ये हो गया, इसको जब सॉल्व किया इससे से तो ये कुछ 182 आ गया काट के, ठीक है अप्रोक्सीमेट, और उसको जब पूरा सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 6000 के पास, अप्रोक्सीमेटली 6552, कितनी आ गई 6552 आ गई। तो बेसिकली जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हुई वो कितनी है 6000 के पार हो गई, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ थी 3000 के पास। तो आप देखो
शॉर्टेस्ट जो थी 3000 के पास, मतलब यहां से यहां आने के लिए 3000 के पास कुछ लग रहा था, कितना 3644 एंगस्ट्रॉम, और यहां से आने के लिए कुछ 6000 5000 कुछ 53 एंगस्ट्रॉम, कुछ ऐसे अप्रोक्सीमेट लग रहा था। तो जब भी रेज ऑफ लाइट यहां से आके यहां पर फॉल करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। और जब वो सीरीज बाल्मर बोलते हैं इस लाइन को, और जब बहुत सारी लाइंस आपकी जो ट्रांजिशन एक साथ में फॉल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो आज हम यहीं पे बाल्मर सीरीज पे खत्म करते हैं, और भी हमारे पास कुछ कुछ सीरीज हैं जो हम आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।